नमस्कार। चंद्रा क्लास प्रयागराज में आप सबका स्वागत है। मैं आर.के. त्रिपाठी। आज हमें भारत के संविधान के भाग 2 नागरिकता का अध्ययन करना है। इस टॉपिक पे हमें आज चर्चा करनी है और ये जो चर्चा होगी ये उन सब परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगी जिनमें आप संविधान को एक विषय के रूप में या जीएस के एक पार्ट के रूप में पढ़ते हैं। चाहे वह आरओ की परीक्षा हो, एआरओ की परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा हो, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, जिसमें भी संविधान है उस सब के लिए ये समान रूप से उपयोगी है। नागरिकता किसे कहते हैं? नागरिकता। और भारत के संविधान के भाग 2 में जो नागरिकता के प्रावधान हैं वो क्या क्या है, इन सब पे आज हमें इस क्लास में प्रकाश डालना है, इस पे चर्चा करनी है। भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक अर्थात अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक में अनुच्छेद 11 तक में 5, 6, 7, 8, 9 और अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11 तक में नागरिकता के प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता के प्रावधान दिए गए। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि नागरिकता के लिए पूरा एक भाग बनाया गया, इतने अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया। नागरिकता का अर्थ होता क्या है? वास्तव में नागरिकता का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्राप्त होना। अर्थात जो नागरिक है उसे, उस व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्राप्त होती है। पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्राप्त होने का मतलब क्या है? उसे शासन संबंधी कार्यों में भाग लेने का अधिकार होना, अर्थात चुने जाने का अधिकार होना, मताधिकार होना, शासन को मताधिकार के द्वारा प्रभावित करने का अधिकार होना, अर्थात वह अपनी सरकार चुन सकता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होना, अवसर की समानता का अधिकार होना, ये सारे अधिकार नागरिकों को मिलते हैं। अर्थात नागरिकता का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्राप्त होना। और भारत के संविधान में अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये सब केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 15 में क्या है? राज्य अपने नागरिकों के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 का मतलब क्या है? लोक नियोजन में अर्थात सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 19 क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 क्या है? शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। ये केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं। तो नागरिकता वास्तव में किसी व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्राप्त होने का प्रतीक है। और भारत में नागरिकता की जो अवधारणा है, ये अवधारणा 26 नवंबर 1949 से अस्तित्व में आई। 26 नवंबर 1949 से अस्तित्व में आई। क्यों 26 नवंबर 1949 से अस्तित्व में आई मानी जाती है? क्योंकि इस डेट को 26 नवंबर 1949 को नागरिकता संबंधी अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 लागू हुए। ये अनुच्छेद तुरंत लागू हो गए थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 394 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, 324 और कुल 16 अनुच्छेद। हमने इस पे चर्चा की है। आप हमारी पिछले क्लासेस में देख लें, उसके वीडियो हमारे YouTube पे पड़े हैं, हमारे ऐप पे पड़े हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करके वो सारे वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रा क्लासेस प्रयागराज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। CCC का लोगो है हमारा, उस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको इस पे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे।
तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय नागरिकता की संकल्पना अस्तित्व में आई। क्यों 26 नवंबर को ही अस्तित्व में आई? क्योंकि इस तारीख को भारत के संविधान के नागरिकता संबंधी अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 लागू हो गए। तो क्या दिया गया है इन अनुच्छेदों में, जरा हम इसको भी देख लें। इन अनुच्छेदों में क्या दिया गया है जो ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू किए गए? इसके लिए 2 महीने का इंतजार नहीं किया गया, ये तुरंत लागू हो गए। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अधिनियमित हो गया और ये तुरंत ये नागरिकता संबंधी अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 लागू। इनमें क्या दिया गया? वास्तव में इन अनुच्छेदों में भारतीय नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी संविधान लागू होने पर और कैसे भारत की नागरिकता समाप्त होगी, इसके बारे में दिया गया। नागरिकता अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 में क्या उल्लेख है कि भारत का संविधान जब लागू होगा तो किसे भारत का नागरिक माना जाएगा? अनुच्छेद 5 में उल्लेख है कि भारत का संविधान लागू होने पर उसी व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा जिसका अधिवास भारत में है, जिसका अधिवास भारत में, अधिवास भारत में। भारत में है, जिसका अधिवास भारत में है, एक बात। दूसरी बात क्या है? पहली बात ये आई, दूसरी बात क्या है? जो निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। कौन सी शर्त पूरी करता हो? जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसका जन्म भारत में हुआ, जन्म भारत में हुआ हो, एक शर्त है, जन्म भारत में हुआ हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? अगर ये पूरी नहीं करता तो दूसरी क्या है? उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो, माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो, ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त क्या है? वह संविधान लागू होने के पहले के 5 वर्षों से, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा हो, भारत में निवास कर रहा हो। ठीक ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? पहली शर्त यह है कि अधिवास भारत में होना चाहिए। अगर अधिवास भारत में नहीं है तो उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, भले ही वो इन तीनों शर्तों में से एक को पूरी करे या तीनों पूरी कर दे, लेकिन उसको नागरिकता नहीं मिलने वाली। पहली शर्त यह है कि अधिवास में भारत में हो। अधिवास का मतलब क्या होता है? स्थायी निवास, स्थायी निवास या स्थायी निवास की इच्छा, या स्थायी निवास की इच्छा, स्थायी निवास की इच्छा। वास्तव में अधिवास का अर्थ क्या है? स्थायी निवास या स्थायी निवास की इच्छा, अर्थात भारत में उसका स्थायी निवास है या स्थायी निवास की इच्छा रखता है, दोनों में से कोई भी बात है तो उसको माना जाएगा अधिवास। लेकिन भारत के संविधान में अधिवास को परिभाषित नहीं किया गया, केवल इतना लिख दिया गया कि उसका अधिवास भारत में होना चाहिए। अधिवास क्या है इसको परिभाषित ही नहीं किया गया। अधिवास परिभाषित हुआ न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों से, न्यायालय ने जो निर्णय दिए उनसे अधिवास परिभाषित। तो अब वर्तमान समय में अधिवास का अर्थ क्या है? स्थायी निवास हो या स्थायी निवास की इच्छा रखता हो। अब भारत में वह स्थायी रूप से वास कर रहा हो, अगर वास स्थायी रूप से नहीं कर रहा है तो उसकी कम से कम इच्छा जरूर होनी चाहिए, तो उसे माना जाएगा कि उसका अधिवास भारत में है। अब ये शर्त पूरी की, इन तीनों में से कोई एक शर्त पूरी करे, या ये पूरी करे या ये पूरी करता हो या ये पूरी करता हो, तो उसे क्या होगा? भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। कब दी जाएगी? संविधान लागू होने पर दी जाएगी, संविधान लागू होने पर दी जाएगी, लागू होने पर ये नागरिकता दी जाएगी। जब उसका
अधिवास है और तीनों में से कोई एक शर्त पूरी करता है, तब ये नागरिकता दी जाए। अब इसके बाद में अनुच्छेद 6 में क्या दिया गया है, इसको देख लें जरा। अनुच्छेद 6 में अनुच्छेद 6 में उन लोगों की नागरिकता का प्रावधान किया गया जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, क्योंकि स्वतंत्रता के समय देश का विभाजन हुआ और एक बड़ी त्रासदी के रूप में बड़ी संख्या में लोग उस क्षेत्र से भारत आए जो अब पाकिस्तान है, और भारत से पाकिस्तानी क्षेत्र में भी बहुत से लोग गए। तो ऐसे लोग जो देश के बंटवारे के पहले उस क्षेत्रों में रहते थे, जो स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान बन गया, वो जब भारत आ गए तो उन लोगों को भारत की नागरिकता देना आवश्यक था। उनकी नागरिकता के प्रावधान अनुच्छेद 6 में किए गए। यहाँ पे क्या किया गया, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान। और ये कब के लिए, जब संविधान बना है। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान, लोगों की नागरिकता का प्रावधान। और ये ध्यान रखना है, वर्तमान समय में इसके आधार पर कोई नागरिकता नहीं दी जाती पाकिस्तान से भारत आने वालों को। और वास्तव में अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 जो हैं, जिनके द्वारा नागरिकता दी जाती है और नागरिकता समाप्त की जाती है, ये अस्थायी प्रावधान थे। ये उस समय के लिए थे जब भारत का संविधान लागू हो रहा है। आगे चलकर भारत में नागरिकता संबंधी कानून बनाया गया संसद के द्वारा। संसद को ये शक्ति अनुच्छेद 11 में प्राप्त है और संसद ने अनुच्छेद 11 में प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। और वर्तमान समय में नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता दी जाती है, इन अनुच्छेदों के आधार पर नहीं दी जाती। ये तब के लिए प्रावधान थे, अस्थायी प्रावधान थे, और उस समय के लिए थे जब भारत का संविधान लागू हो रहा है, तब के लिए थे। उस समय के लिए क्या व्यवस्था की गई कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन शर्त क्या है। पहली शर्त है, उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कम कोई एक अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो। इनमें से कम कोई एक अविभाजित भारत में पैदा हुआ। अविभाजित भारत का मतलब क्या होता है, 1935 के अधिनियम में परिभाषित भारत। 1935 के अधिनियम में परिभाषित भारत जो होगा वो उसमें पैदा, ठीक। तो इनमें से किसी एक का जन्म कहां हुआ हो, इनमें से किसी एक का जन्म अविभाजित भारत में हुआ, अविभाजित भारत में हुआ। अविभाजित भारत में हुआ, किसी एक का जन्म अविभाजित भारत में हुआ। अर्थात 1935 के एक्ट में जो भारत परिभाषित किया गया था उसमें हुआ। अर्थात उस 1935 के एक्ट से म्यांमार बाहर कर दिया गया था भारत से। और जितना आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, इस संपूर्ण एरिया जो है वो अविभाजित भारत था। उस पूरे एरिया में कहीं भी जन्म हुआ हो इस व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का, तो उस शर्त में उसको पाकिस्तान से भारत आने पर भारत की नागरिकता दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये थी कि अगर वह 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ गया तो उसे बिना किसी रजिस्ट्रेशन के भारत की नागरिकता दी जाएगी। और अगर 19 जुलाई या 1948 या उसके बाद भारत आया है तो उसे 6 महीने रहने के बाद रजिस्ट्रेशन कराया है उसने, तो भारत की नागरिकता दी जाएगी। अर्थात इसमें दो पार्ट हो गए। पहला क्या है, 19 जुलाई 1948 के पहले जो भारत आया है, 19 जुलाई 1948 के पहले
जो भारत आया है उनकी नागरिकता का प्रावधान, और जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आया है उनकी नागरिकता का प्रावधान। तो यहां नागरिकता तो बिना किसी रजिस्ट्रेशन पे दी जाएगी। 19 जुलाई के पहले आ गए हैं तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। वो उन क्षेत्रों से आए हैं जो पाकिस्तान बन गया है, उनके माता पिता दादा दादी नाना नानी में से कम किसी एक का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है, तो उनको बिना किसी रजिस्ट्रेशन के नागरिकता दे दी जाएगी। अगर 19 जुलाई 1948 या उसके बाद भारत आए हैं तो नागरिकता मिलेगी, लेकिन अगर उन्होंने 6 महीने भारत में निवास करने के बाद सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रेशन करा लिया है कि भाई जब भारत का संविधान लागू होगा तो हमें भी नागरिक माना जाए, ये रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया है, तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें कोई फिर दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 में क्या प्रावधान था? भाई क्या था कि जब देश का विभाजन हुआ तो काफी लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन जब पाकिस्तान पहुंचे तो उनको वहां दिक्कतें लगीं, और जब दिक्कतें लगीं तो उसमें से बहुत से लोग भारत वापस आ गए। तो अब ऐसे लोगों की नागरिकता के प्रावधान भी करना था कि जो आज़ादी के समय उसकी एक डेट फिक्स की गई 1 मार्च 1947 के बाद उन क्षेत्रों में चले गए जो अब पाकिस्तान है, लेकिन फिर बाद में भारत लौट आए, तो उनको भारत की नागरिकता कैसे दी जाएगी? उनके लिए प्रावधान क्या किया गया कि इस पे भी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? वही शर्त जो अनुच्छेद 6 में थी, उनके माता पिता दादा दादी नाना नानी इनमें से कम कोई एक अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, इनमें से कम कोई एक अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, एक शर्त है। ठीक। दूसरी शर्त क्या है? वही शर्त है कि वो जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आने वाले व्यक्तियों पर थी, जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनके लिए जो शर्त थी वही है। अर्थात उन्होंने 6 माह, अर्थात उन्होंने इस दूसरी शर्त क्या होगी? दूसरी शर्त होगी कि उन्होंने 6 माह भारत में निवास करने के बाद, भारत में निवास करने के बाद रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, रजिस्ट्रेशन करा लिया, उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। और कब मिलेगी? जब संविधान लागू होगा तब मिलेगी। और नागरिकता संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए, अर्थात तब से मिल जाएगी। तो अनुच्छेद 7 में उन लोगों की नागरिकता का प्रावधान है जो स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में भारत लौट आए, ऐसे लोगों की नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 7 में किया गया। अब अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8, इसमें क्या प्रावधान है? देश जब गुलाम था, जब आजाद नहीं हुआ था, उस समय बहुत से भारतीय मूल के लोग विदेश चले गए और विदेश में जाके वो लोग बस गए, वहां की नागरिकता ले ली। अब जब देश स्वतंत्र हो गया तो ये बात आई कि ऐसे लोगों की नागरिकता के संबंध में भी कुछ प्रावधान कर दिया जाए जो स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के पहले विदेशी नागरिक बन गए हैं भारतीय मूल के। अर्थात भारतीय मूल के ऐसे विदेशी नागरिकों की नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 8 में किया गया है जो स्वतंत्रता के पहले विदेशों में बस गए, वहां की नागरिकता उन्होंने ले ली। ऐसे लोगों के लिए क्या किया गया? एक कौन लोग हैं? जो भारतीय मूल के हैं, जो भारतीय मूल के हैं। एक शर्त है इनकी, भारतीय मूल के हैं। दूसरी शर्त क्या है? विदेशी नागरिक हैं, भारत के नागरिक नहीं हैं। और भारत की नागरिकता की संकल्पना भी अभी अस्तित्व में नहीं आई है। वो अस्तित्व में कब आई? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन विदेशों में नागरिकता की संकल्पना अस्तित्व में थी, वहां की नागरिकता मिलती थी। तो इनके लिए 2 शर्तें दिखाई दे रही हैं, 2 स्थितियां दिखाई दे रही हैं। एक तो भारतीय मूल के हैं, दूसरा विदेशी नागरिक हैं। विदेशी नागरिक हैं, ठीक, विदेशी नागरिक हैं ये, ठीक।
विदेशी नागरिक। अब स्थिति क्या है, इनको भारत की नागरिकता दी जानी है जब देश का संविधान लागू होगा। तो इनको भारत की नागरिकता कैसे दी जाएगी, किस शर्त पे दी जाएगी? भारतीय मूल के हैं इसलिए नागरिकता इनको मिलेगी, लेकिन शर्त क्या है, इन्होंने उस देश में स्थित उच्चायोग या दूतावास में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया हो। उच्चायोग या दूतावास में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब दिमाग में एक बात और आ जाती है कि दूतावास क्या है और उच्चायोग क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? क्योंकि दूतावास या उच्चायोग में रजिस्ट्रेशन करा लिया हो मतलब दोनों अलग अलग चीजें भी हो सकती हैं। वास्तव में दोनों अलग नहीं है, अलग नाम है। दूतावास और उच्चायोग केवल अलग अलग नाम है। क्या डिफरेंस है इनमें, कैसे है, दोनों में समानता क्या है, इसको समझें जरा। वास्तव में क्या होता है कि जो दो देश होते हैं, दो देशों के बीच में जो संबंध होते हैं वो कूटनीतिक संबंध होते हैं। और जो कूटनीतिक संबंध का मतलब है अपने हितों के आधार पर बनने वाले संबंध। तो जब दो देशों के बीच कूटनीतिक संबंध बन जाते हैं तो उन संबंधों को संचालित करने के लिए जो राजनयिक रखे जाते हैं उनको कहा जाता है दूत या राजदूत। दो देशों में एक दूसरे के राजदूत होते हैं। क्योंकि दो देशों के बीच कूटनीतिक संबंध हैं तो दोनों देश एक दूसरे के यहां अपने राजदूत रखेंगे। उन्हीं राजदूतों के माध्यम से ये संबंध आगे बढ़ाए जाते हैं, संचालित होते हैं। और जब राजदूत किसी देश दूसरे देश में जाता है तो उस देश में उसका एक निवास स्थान बनाया जाता है, उस देश में उसका एक ऑफिस बनाया जाता है, उसे कहा जाता है दूतावास। दूतावास माने किसी देश के राजदूत का आवास और ऑफिस, कार्यालय। लेकिन यही जब दूतावास राष्ट्रमंडल के देशों में होता है तो इसे कहा जाता है उच्चायोग। उच्चायोग भी दूतावास ही है, लेकिन अंतर केवल यह है कि ये राष्ट्रमंडल के देशों में होता है। क्लियर? तो वास्तव में क्या है, उच्चायोग या दूतावास। राष्ट्रमंडल का देश है तो उच्चायोग होगा एक दूसरे के यहाँ, और राष्ट्रमंडल के देश नहीं है दोनों, एक राष्ट्रमंडल का देश, वो अलग बात है। दोनों राष्ट्रमंडल के देश होंगे तभी वहां उच्चायोग होगा, नहीं तो दूतावास होगा। तो यहां पे शर्त रखी गई कि भारत का संविधान लागू होने के पहले अगर भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों ने उस देश में स्थित दूतावास में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है कि जब भारत का संविधान लागू हो तो हमें भी नागरिकता दे दी जाए, ऐसा रजिस्ट्रेशन अगर करा लिया है तो उन्हें संविधान लागू होने पे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। ठीक। अब इसके बाद में अगला अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 इसमें क्या व्यवस्था की गई कि भाई नागरिकता दी जा रही है अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 के द्वारा, नागरिकता समाप्त भी तो हो सकती है। कैसे समाप्त होगी, इसका प्रावधान अनुच्छेद 9 में किया गया। क्या प्रावधान किया गया अनुच्छेद 9 में कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से, कैसे, स्वेच्छा से, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा, उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन शर्त क्या है, वो स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण करे, किसी दबावश नहीं। तो यहां पे नागरिकता की समापन का प्रावधान है कि नागरिकता का समापन कैसे होगा, और ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि वह व्यक्ति, कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर रहा है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक। लेकिन ये सारे प्रावधान जो हैं वो अस्थायी हैं, ये स्थायी प्रावधान नहीं है। क्यों, कैसे पता चलता है? अनुच्छेद 10 और 11 के द्वारा। अनुच्छेद 10 में क्या प्रावधान है और अनुच्छेद 11 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 11 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 10 में क्या लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है या नागरिक समझा जाता है वह संसद द्वारा बनाई गई विधि के आधार पर ही भारत का नागरिक रहेगा। संसद जो विधि बनाएगी उसी के अधीन उसकी भारतीय नागरिकता रहेगी। वो ये नहीं कह सकता कि हम इस विधि के अधीन नागरिकता को स्वीकार नहीं करेंगे, हमारी नागरिकता निरपेक्ष रूप से रहेगी, ऐसा नहीं कह सकता। उसकी भारतीय नागरिकता
संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन होगी। और अनुच्छेद 11 में क्या प्रावधान है कि संसद को नागरिकता के नियमन पर अर्थात नागरिकता प्रदान करने और नागरिकता के समापन, इन दोनों के लिए कानून बनाने का अधिकार। नागरिकता के विनियमन का अधिकार किसको होगा? संसद को, अनुच्छेद 11 में। इसका मतलब है नागरिकता एक संघीय विषय है। नागरिकता पर कानून राज्यों के विधानमंडल नहीं बना सकते। और भारत में नागरिकता एकल है, इकहरी है। भारत संघ है, लेकिन संघ होने के बावजूद भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। राज्यों के बीच समझौते के द्वारा बना हुआ संघ नहीं है। भारत का संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों ने अपनी प्रशासनिक सुविधा या अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संघ ने राज्यों को बनाया है, न कि राज्यों ने आपस में समझौता किया है। वास्तव में भारत का संघ जो बना है वह राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, वह प्रशासनिक सुविधा या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बना हुआ संघ है, जिसमें एक बड़ा राज्य अपने को छोटे छोटे राज्यों में बांट के उसके संघ में परिवर्तित कर देता है। तो ये भारत का जो संघ है, राज्यों का संघ है, यहां पर दोहरी नागरिकता होना बाध्यकारी नहीं है। ऐसी शासन व्यवस्था में एकल नागरिकता भी हो सकती है। तो भारत में नागरिकता एक संघीय विषय होने के साथ साथ एकल नागरिकता का भी प्रावधान किया गया है। ये अनुच्छेद अस्थायी थे, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9। और अब संसद ने अनुच्छेद 11 में प्राप्त शक्ति के आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया है, जिसमें समय समय पे संशोधन हुआ है। और इसी नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा वर्तमान समय में भारत में किसी भी व्यक्ति की नागरिकता दी जाती है या नागरिकता समाप्त की जाती है। नागरिकता प्रदान की जाएगी या नागरिकता समाप्त की जाएगी इसी नागरिकता अधिनियम के आधार पर। और इसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। नागरिकता अधिनियम 1955 और उसके आधार पर भारत की नागरिकता कैसे कैसे दी जा रही है, इसको हम अगली क्लास में। लेकिन आज की क्लास में जो कुछ हमने पढ़ा उसमें निष्कर्ष रूप में क्या निकलता है, क्या निकल रहा है इसमें निष्कर्ष रूप में कि नागरिकता वास्तव में किसी भी व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्राप्त होने का प्रतीक है, एक बात। दूसरा बात, भारत में नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक में किया गया है। तीसरी बात है, नागरिकों को ही कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। भारत में अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30 केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। संवैधानिक पद केवल नागरिक ही प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकता पे कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, अर्थात नागरिकता एक संघीय विषय है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद एकल नागरिकता का प्रावधान है। और भारत में नागरिकता के संदर्भ में जो प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 में किए गए हैं वो वास्तव में अस्थायी उपबंध है, वो परमानेंट नहीं है। और वर्तमान समय में इन अनुच्छेदों के बावजूद भारत की जो नागरिकता प्रदान की जाती है वो नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर प्रदान की जाती है, ना कि इन अनुच्छेदों के आधार पर प्रदान की जाती है। इन अनुच्छेदों के आधार पर नागरिकता उस समय प्रदान की गई जब भारत का संविधान लागू। तो अगली बात क्या है, संसद ने अनुच्छेद 11 में प्राप्त शक्ति के आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, जिसके आधार पर वर्तमान समय में नागरिकता दी जाती है। इसको हम समझेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास आपको निश्चित रूप से लाभदायक होगी और ये सभी परीक्षाओं के लिए RO, खंड शिक्षा अधिकारी, TGT, PGT, अन्य सभी परीक्षाओं जिसमें संविधान है उसके लिए समान रूप से ये बेहद लाभदायक रहेगी। अगली क्लास में फिर मिलते हैं नागरिकता भाग 2 के साथ, अर्थात नागरिकता अधिनियम 1955 को लेकर। थैंक यू।